प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्य जगत कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का महत्व है जिसे हम प्रायः देखते भी हैं, समझते भी हैं। यदि हम साहित्य की बात करें तो इस जगत में यदि हम देखें तो पावस प्रसंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि हम भारतेंदु युग से लेकर के हम नई कविता तक यदि हम बात करें तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसके बिंब गढ़े हुए नज़र आएंगे। और यदि हम विशेष रूप से यदि हम छायावादी कवियों की बात करें तो वहाँ पे तो इसकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बाढ़ सी है। यदि हम एक तरफ निराला की बात करें तो उन्हें बादल राग का कवि कहा जाता है। यदि हम पंत की बात करें तो वो अप्सरा लोक के कवि कहे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कवियों को जिन्होंने इस पर रचनाएं रची हैं। एक उल्लेख तारापद का। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहज दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, धस गए धरा में शभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये है पंत का तारापद में। और वहीं हम देखें तो हमें नागार्जुन नजर आते हैं, वैद्यनाथ मिश्र जी। वो भी सावन पे अपनी लेखनी से बादल पे बहुत कुछ कह रहे हैं और पावस को वहाँ पे वो जोड़ रहे हैं। धरती और आकाश और पावस, इन तीनों के त्रिभुज से हम पावस के प्रसंग को आज हम समझने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में निकष जी और कल्पना जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में। निकष जी, कल्पना जी, हम जब चर्चा की हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं पावस को लेकर के, तो आप देख ही रहे हैं कि साहित्य जगत में और काव्य में पावस का जो उल्लेख है बहुत ही विशेष रूप से किया गया है जी। तो निकष जी, हम अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करने जाएंगे आपसे कि जब हम कवियों की बात करते हैं, उनकी रचना धर्मिता की बात करते हैं और उसमें पावस के प्रसंग की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे आंचलिक कवि हैं। यदि हम मुकुटधर पांडे जी का जिक्र करें, हम परमार जी का बात करें, नारायण परमार जी का, हरि ठाकुर जी का हम ले सकते हैं संदर्भ। तो आप क्या मानते हैं कि इन रचनाओं पे जो पावस की जो बात उन्होंने कही है उसका दृष्टिकोण क्या है जी? फिर हम आपकी स्वरचित रचना पे भी आएंगे जी अवश्य। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और कृषि प्रधान राज्य है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि यहाँ के कवियों ने जो रचनाएं गढ़ी हैं उनमें खेतों का जिक्र आएगा, किसान आएंगे, वन आएंगे और वन के पशु पक्षी आएंगे। तो ये सारे चित्र और यहाँ के आम जनजीवन के चित्र आएंगे, वंचित तबकों की बात होगी। तो मैंने कुछ ऐसे कवियों की रचनाएं हाल ही में पढ़ी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत है। हरि ठाकुर जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख कवि हैं और अपनी ओजपूर्ण रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों में स्वाभिमान जगाने का काम उनकी रचनाओं ने किया है। इस लिहाज से उनकी रचनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पावस पे उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनमें से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। खेतों की ओर चले धरा पुत्र हल वाले, खेतों की ओर चले धरा पुत्र हल वाले, श्वेत शैल जैसे ये बैल अतुल बल वाले, अतुल बल वाले, श्वेत शैल जैसे ये बैल अतुल बल वाले, नहा रहे बरखा में जंगल मटमैले, पावस के उत्सव में मेघों के मेले। जी जी। तो इसमें जो बात है हरि काका ने जो कही है जी, और आप जब अपनी रचना की भी बात यहाँ पे जी कर रहे हैं जी जी, तो क्या सामने क्या पाते हैं निकष जी, वो पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी? जी 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 मेरे ख्याल से कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिन पे पीढ़ियों का बहुत ख़ास असर नहीं पड़ता। बादल
हर युग में घिरते ही हैं, इस ऋतु में बूंदें बरसती हैं जी। और मन को वैसे ही शीतलता देती हैं, प्रेम की भावना जगाती हैं। तो ये सारे चित्र आते हैं और परिवेश जो है ये कहीं ना कहीं रचनाओं में आ ही जाता है। वो कुछ प्रस्तुति आपकी लेखनी की हो जाए। जी 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 जी। इसमें थोड़ा सा वो परिवेश आया है, अच्छा। जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। कविता का शीर्षक है बूंदों की उम्र। बूंदों की उम्र। जी जी। पत्ती पर, डाल पर, शीशम पर, साल पर, पत्ती पर, डाल पर, शीशम पर, साल पर, लौकी की नार पर, कपड़े सुखाने के तार पर। जी। बूंदों की माला देखकर मैंने सोचा, थोड़ा सा बरसे पानी या सावन की लगे झड़ी, बूंदों की उम्र नहीं होती बड़ी। बूंदों की उम्र नहीं होती बड़ी। जी। बूंदों की माला देखकर मैंने सोचा, थोड़ा सा बरसे पानी या सावन की लगे झड़ी, बूंदों की उम्र नहीं होती बड़ी। किसी ने कहा, बिन मोल के बांटती हैं प्यार, जिस पर ठहरी उसका कर दिया श्रृंगार। बहुत अच्छा। किसी ने कहा, बिन मोल के बांटती हैं प्यार, जिस पर ठहरी उसका कर दिया श्रृंगार। थोड़ी सी बारिश हो या लगे सावन की झड़ी, थोड़ी सी बारिश हो या लगे सावन की झड़ी, जीवन हो तो बूंदों जैसा, उम्र छोटी हो या बड़ी। बड़ी। बहुत अच्छा निकस जी। तो साथियों, जैसा कि अभी आप लोग ज़रा सुन रहे हैं, निकस परमार जी अपनी स्व रचित रचना को उन्होंने यहाँ पे पढ़ा। और जब हम हमारी जो अगली कवित्री हैं श्रीमती कल्पना मिश्र जी, जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारा आग्रह इस विषय पे रहेगा कि जब हम पावस को अलग अलग कोणों से देखते हैं तो एक तरफ जैसा कि मैंने पूर्व में भी जिक्र किया है छायावाद का। छायावाद में जब निराला जिक्र कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा में, तो वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो वहाँ पे उनको वो आकाश उस प्रकार से दिख रहा है राम की शक्ति पूजा में। दूसरी ओर जब हम महादेवी की बात करते हैं तो महादेवी जिक्र कर रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। जब वो इस प्रकार की बातों को अपने लेखनी के माध्यम से उकेर रही हैं, लिख रही हैं, तब हम कल्पना जी के पास हम जब जाएंगे इस विषय पे बात करने के लिए, पावस पे, तो कल्पना जी आप क्या मानती हैं कि पावस का जो प्रसंग है, जैसा कि अभी निकस जी ने अपने बूंद पे बात कही और हमने जैसे छायावाद पे हमने बहुत कुछ अभी किया चर्चा, तो पावस को देखने का दृष्टिकोण आपका क्या है? जब आप अपनी लेखनी में उसका उल्लेख करती हैं तो आप क्या पाती हैं? हिंदी काव्य में जब मैं पावस को देखती हूँ तो पावस को कवियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। और जैसा कि जहाँ से हम हिंदी कविता का आरंभ मानते हैं, अमीर खुसरो, आप देखिए कि जो सावन है या जो पावस है वो बेटियों का भी त्योहार है। बेटियां मायके आती थी, एक रिवाज होता था, बेटियां मायके आती थी और उनको फिर लेने के लिए आते थे। तो अमीर खुसरो ने, क्योंकि वो लोक के भी कवि थे, उन्होंने लिखा था कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो री कि सावन आया। और माँ कह रही है कि बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ो री कि सावन आया। फिर बिटिया कह रही है कि अम्मा मेरे भाई को भेजो री कि सावन आया। बेटी तेरा भाई तो भोला री कि सावन आया। तो ये मायके का पर्व भी है। वहीं पर इसमें हम अलग जब दृष्टिकोण से मैं देखती हूँ तो अज्ञेय जी इसको श्रृंगार का रंग बना देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं कि ओ पिया पानी बरसा घास हरी हुलसानी, मानिक के झूमर सी झूमती मधुमालती, झर पड़े जीते पीत अमलताश, चातकी की वेदना बिरानी। इसको चातक के विरह से भी जोड़ रहे हैं जी। और वही अज्ञेय बाद में दूसरी कविता में लिख रहे हैं कि ये मेघ साहसिक सैलानी, कि बादलों को एक तरह का सैलानी के रूप से देख रहे हैं। और भक्ति काल में सूरदास जी
इसको जब कृष्ण छोड़कर चले जाते तो विरहिणियों के मन में कैसी पीर उठाता है ये पावस। तो वो कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कि वो बादल तो कभी कभी बरसता है, हमारी आंखों से तो नित पानी बरसते हैं। कि दृग अंजन न रहत निसिबासर, कर कपोल भय कारे, आंखों के काजल से गाल काले हो गए। जी। तो ये हर ऋतु में हर कवित्री ने इस पे, और छायावाद में तो बाहर ही आई है। पर मैं जो इसको अपनी दृष्टि से मैं देखती हूँ मेरी कविता में, कि आज हुई पहली बारिश से धरती तृप्त हो गई। आज हुई पहली बारिश से धरती तृप्त हो गई, उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक आ गई, उसके होठों पर बरसात की मुस्कुराहट छा गई। गर्मी के तपिश के बाद की पहली झड़ी उसके कंठ ही नहीं अपितु आत्मा तक छा गई। वो धन्य हो गई इस उपहार को पाकर, जैसे बच्चा खुश होता है माँ के दुलार को पाकर, जैसे सैनिक खुश होता है धरती की पुकार को पाकर, जैसे प्रेमी प्रसन्न होता है प्रेमिका के दीदार को पाकर। धरती में सब है, सब उसकी संपदाओं को पाना चाहते हैं, पर धरती अतृप्त है, उसके मन में लोग भला कहाँ जाना चाहते हैं। आज हुई पहली बारिश की पहली बूंदों ने उसे प्रसन्न कर दिया, उसमें खुशबू समा गई। ये महक किसी से उधार की नहीं, बल्कि संपूर्णता की महक थी, प्रसन्नता की चहक थी। आज धरती तृप्त है। आज धरती तृप्त है। बहुत अच्छी कविता कल्पना जी। आपने धरती की जो उसकी प्यास है, और जब सावन और उसकी जब बूंदें धरती पे पड़ती हैं तो वो तृप्ति का जो अनुभव जो आपने अपने शब्दों के माध्यम से कह रहा है, उसमें एक भावना है, एक प्रवाह है। हम निकाल जी आपके पास इस विषय को लेकर के आएंगे कि जब हम आंचलिक कवियों में हम देखते हैं कि एक तरफ मुकुटधर पांडे जी जब अपनी रचना रच रहे हैं तो वो कृषक समाज की भी वो उसमें चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और एक कृषक समाज जो है सावन से जुड़ करके क्या सोचता है। हमारे यहाँ भोजली का प्रसंग तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। जब हम छत्तीसगढ़ के हम कवियों की हम बात करते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं कि जो कवि हैं उनका जो रचना तत्व है वो किससे मिलकर बनता है। जी जैसा कि हरि ठाकुर जी की रचना में हमने देखा कृषि का, किसान का और बैलों का जिक्र आया। जी, उससे पशुधन का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मानव और पशुधन संयुक्त होकर के मानव को कर रहे हैं। बिल्कुल। और नारायण लाल परमार जी की एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने बांस वन का जिक्र किया है, वन पाखी का जिक्र किया है। तो वन संपदा के मामले में भी छत्तीसगढ़ समृद्ध है। तो वो चित्र भी अंचल के रचनाकारों की रचनाओं में स्वागत आएंगे। वन पाखी लौट रहे बांस वन हरे हरे, वन पाखी लौट रहे बांस वन हरे हरे, धुंधुआती धरती पर चंदन से मेघ झरे, धुंधुआती धरती पर चंदन से मेघ झरे, बूंदनियाँ पूछ रही प्यास कहाँ रहती है, बूंदनियाँ पूछ रही बूंदनियाँ पूछ रही प्यास कहाँ रहती है, छंद आज रस भीगे गंध नदी बहती है। गंध नदी बहती है मतलब इसमें जो आपने वन प्रदेश और बांस का जो है वो उल्लेख किया है। जी। ऐसे ही जन जन के सुख दुख को अपनी रचनाओं में स्थान देने वाले कवि और शायर मुकीम भारती की दो पंक्तियां हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि अंचल के कवियों ने अंचल के आम जन को किस तरह अपनी कविता का विषय बनाया है। कभी किसी के घर पर कोई पत्थर फेंके मत बारिश में, कभी किसी के घर पर कोई पत्थर फेंके मत बारिश में, कहाँ जाएंगे लोग बेचारे टूट गई घर छत बारिश में। जी बहुत बहुत जी। यहाँ पे एक जन जीवन को भी आपने जोड़ने का प्रयास किया है, जन सरोकार को भी आपने लेने की कोशिश की है। कल्पना जी हम आपके पास आएंगे पावस के संदर्भों को लेकर के कि अभी आपने पावस के जिन संदर्भों को आपने यहाँ पे बतलाया
और उसका जो महत्व प्रतिपादित किया। आप एक महिला कवित्री होने के नाते आप पावस प्रसंग पर जी किनको ज़्यादा याद करना चाहेंगी आज की चर्चा में? मैं सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, क्योंकि जो हमारी आदि कवित्रियों में से हैं और जिनकी कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान को केवल झांसी की रानी या हाँ मेरे बचपन या फिर मैं कदम का पेड़ के लिए जाना जाता, लेकिन उन्होंने पावस पर भी लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि हे काले काले बादल ठहरो तुम बरस न जाना, मेरी दुखिया आंखों से देखो मत होड़ लगाना, तुम अभी अभी आए हो यह पल पल बरस रही हैं, तुम चपला के संग खुश हो, तुम चपला के संग खुश हो यह व्याकुल तरस रही हैं, हे काले काले बादल ठहरो तुम बरस न जाना। अच्छा, यही सुभद्रा कुमारी चौहान बालमन से भी कविता लिखती हैं, बाल कविता, कि अभी अभी थी धूप और बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़े घड़े बादल के, और कि किसने की इतनी शैतानी। तो इस तरह से बाल कविता भी वो लिख रही हैं। और महादेवी वर्मा आपने तो जिक्र किया ही, और वो बादल से कह रही हैं कि कहाँ गया वह श्यामल बादल, कहाँ गया वो श्यामल बादल, जनक मिला था जिसको सागर, सुधा सुधा कर मिले सहोदर, चढ़ा सोम के उच्च शिखर तक, वात संग चंचल, कहाँ गया वह श्यामल बादल, कहाँ गया वह श्यामल बादल। जी जी। तो ये कल्पना जी जो आपने अभी बात कही श्यामल बादल पे, तो मुझे कालिदास का प्रसंग भी कुछ याद आता है, जो उन्होंने मेघदूत में कहा है, और मेघ के माध्यम से उन्होंने संदेश मेघदूतों के माध्यम से उसका उकेरा है। ये कुछ प्रसंग मुझे उस ओर ले जा रहा है। जी जी। और इसमें एक कटाक्ष भी है। अच्छा, कटाक्ष भी है। आप देखिए कि रहीम जो हैं, जो कि नीति की बातें कहते हैं, वो बादल और पावस के साथ कटाक्ष भी कर रहे हैं कि देखिए कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन, कि पावस ऋतु में तो मोर और कोयल और हमको तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस ऋतु में तो दादुरों और मेढकों की सुनी जाएंगी। तो ये इस तरह से समाज पर भी एक व्यंग भी है पावस के बहाने। ये एक बड़े कवि की पहचान है, और हिंदी कविता में इसको शुरू से अंत तक समेटा गया है, जितने रंग पावस के हो सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का आप देख लीजिए कि हम पावस में केवल प्रेम मिलन दिन की बातें करते हैं, वो रात की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि पावस की रातें कितनी अंधेरी होती हैं। वो निशा निमंत्रण में कह रहे हैं कि है पावस की रात अंधेरी, विद्युत की द्युति अंबर में, और जुगनू की है ज्योति अधर में, नभ मंडल की सफल दिशाएं, तम की चादर ने है घेरी, है पावस की रात अंधेरी। पावस की रात अंधेरी। तो हिंदी काव्य जब पावस की हम बात करते हैं, इतना समृद्ध है कि हर कवि मैं कहूंगी कि कवियों ने अगर 1001 रचनाएं लिखती हैं तो उनकी 10-20 रचनाएं पावस पे होती है। इस समय एक सामान्य मन भी कवि हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कल्पना जी। जब हम कवि और जब उसकी अभिव्यक्ति जब आती है, तो वो पूरे इस चराचर जगत को देख करके वो बहुत सारी चीज़ों को लिखने लगता है, पढ़ने लगता है, लिखते हैं। तो निखिल जी, जब हम बात करते हैं आंचलिक कविता की, और आंचलिक कविता में भी उस बोध की कि जिसमें व्यक्ति जो है प्रकृति से पूरा जुड़ जा रहा है, घुल मिल जा रहा है ना, और एक तरफ व्यष्टि से समष्टि की बात हो रही है, तब आप क्या पाते हैं कि आंचलिक जो कवि हैं वो और किस रचना को लेकर के वो आ रहे हैं हमारे सामने? जी 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 जी। मैं बल्कि अपनी एक रचना पढ़ना चाहूँगा, जिसके जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि इसमें आम जन भी कवि हो जाता है। तो एक सामान्य गृहस्थी का एक चित्र है इस ऋतु में, जो जिससे हर कोई मेरा ख्याल से एक अपना संबंध जोड़ सकता है। स्वागत है। हाँ, ये है बारिश का एक दिन, कविता का शीर्षक है। जी जी। चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही, चुप चुप से हैं दोनों खामोशी बोल रही, भीगे इस मौसम में शाम ढली जाती है, बैरन यह कहा सुनी रोज़ चली आती है। भीगे इस मौसम में शाम ढली जाती है, बैरन यह कहा सुनी रोज़ चली आती है, ना मैं कुछ बोल रहा
ना वो कुछ बोल रही, चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही। बहुत सुंदर। जैसे बरसात छिपी इतराते बादल में, जैसे बरसात छिपी इतराते बादल में, दुनिया के सारे सुख हैं उसके आंचल में। समझ रही सब कुछ पर इधर उधर डोल रही, चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही। अधिक देर नहीं चल सकी खामोशी अब की, जी, अधिक देर नहीं चल सकी खामोशी अब की, अपनी नाराज़गी भूल चुकी है कब की। अब मेरे गुस्से को मन ही मत तोल रही, चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही। लो आँखों आँखों में सुलह की पहल हुई, लो आँखों आँखों में सुलह की पहल हुई। सुबह से रसोई में कुछ तो हलचल हुई, तेल गर्म हो रहा वह बेसन घोल रही, चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही। बाहर ठंडक है पर भीतर गर्माहट है, बाहर ठंडक है पर भीतर गर्माहट है। उत्सुकता बढ़ा रही उसकी हर आहट है, कनखी से देख रहा वह जूड़ा खोल रही, चुप चुप से हैं दोनों, खामोशी बोल रही। खामोशी बोल रही। बहुत अच्छे निकल जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो चर्चा है उसमें एक तरफ यथार्थवादी जो बिंदु है वो भी आ रहे हैं, बिंब आ रहे हैं, और एक तरफ जो सावन का जो एक सौंदर्य है उसकी भी बात हम कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दो धारा हमारी चर्चा में बह रही है, है ना। तो मुझे एक याद आता है कि निराला ने एक जगह लिखा है कि जूही की कली में उन्होंने लिखा है कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, इसने स्वप्न मग्न अमल कोमल तरुतरणी, जूही की कली दीर्घबंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। तो एक तरफ जब आप छायावादी कवियों को देखते हैं तो वो इस प्रकार की रचना रच रहे हैं, और जब हम प्रगतिशील में आ जाते हैं तो वो इस प्रकार की कुछ रचनाओं का भी वो स्थान दे रहे हैं। क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जब मोहन राकेश ने जब लिखा था तो उसमें भी बहुत सारे उन्होंने ऐसे चीज़ों को समाहित किया था, कल्पना जी। तो जब इन हम कवियों की, इन रचनाकारों की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मतलब समृद्ध हमारा ये जो साहित्य है उसमें विशेषकर पावस, तो वो मुझे लगता है कि और कहीं शायद इतनी रचना नहीं रची गई होगी जितने हमारे हिंदी साहित्य में पावस प्रसंग पे है। तो हम नई कविता की ओर अब आते हैं। नई कविता में आप क्या मानते हैं कि जब हम नई कविता का जिक्र करते हैं तो उसमें एक तरफ ऐसे रचनाकार हैं जो पावस को लेकर के बहुत सारी रचनाएं रच रहे हैं। कल्पना जी, आपका क्या मानना है नई कविता को लेकर? नई कविता में देखिए गोपाल दास नीरज जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कारवां गुजर गया के लिए तो वो ख्याति लब्ध हैं ही, लेकिन देखिए बादल से शिकायत उनकी सुनिए पावस में कि कह रहे हैं कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई, और आप मत पूछिए क्या हम पे सफर पे गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। ये नए कवियों में अगर गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों को हम देखें कि जितने रंग हैं वो सारे रंग हमारे कवियों ने समेटे हुए हैं। तो ये जो रंग की बात जो आपने कही जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयां जो हैं थोड़ा हमें रुकने के लिए कह रही हैं, और रचना तो असीमित है, लेकिन समय यहाँ सीमित है। तो निकस जी, हम आपका, कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय पंक्ति के साथ मैं यदि संक्षिप्त में कर दें कि मैं बादल सा बहक जाती हूँ जब तेरी याद आती है, मैं मछली सा तड़प जाती हूँ जब तेरी याद आती है, कि अब मिलना तेरा मुमकिन नहीं ये जानती हूँ मैं, पर तेरे ख्वाब सजाती हूँ जब तेरी याद आती है, मैं बादल सा बरस जाती हूँ। ये मेरी कविता है, इसके साथ ही सावन को मैं हम सब स्मरण नहीं, बहुत बहुत अच्छी रचना आपकी कल्पना जी। तो निकस जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, साहित्य जगत के इस कार्यक्रम में हम पावस के प्रसंग को लेकर के जो आपके समक्ष उपस्थित हुए, मुझे और हमारे पूरे टीम को ये विश्वास है कि आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी।
हम अगले संस्करण में फिर किसी एक नए प्रसंग पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद। नमस्कार।